नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मार्कर्स की और मॉलिक्यूलर मार्कर्स का प्लांट ब्रीडिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में मॉलिक्यूलर मार्कर्स का रोल कहाँ से आया। तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले हम कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ करते थे। कन्वेंशनल मेथड्स ने जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में बहुत योगदान दिया है, जैसे कि हमारा हो गया मास सिलेक्शन में प्योर लाइन सिलेक्शन, बैक क्रॉसिंग, मल्टी लाइन हेट्रोसिस। इन सब चीज़ों के थ्रू हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। अब जो हमारे ये मॉडर्न मेथड्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये हमारे कन्वेंशनल मेथड्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे कन्वेंशनल मेथड्स को। कैसे कि हम इनके थ्रू कर सकते हैं जीन मैपिंग कर सकते हैं हम और क्या कर सकते हैं, हम जेनेटिक टैगिंग कर सकते हैं या जीन टैगिंग कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कर सकते हैं। हम कर सकते हैं पूरे के पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो मॉडर्न मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमने इन मॉडर्न मेथड्स के थ्रू काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मॉडर्न मेथड्स की वजह से हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। हमारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते क्या हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर्स डीएनए मार्कर्स होते हैं। डीएनए मार्कर्स क्या होते हैं, ये हेरिटेबल डिफरेंसेस किस चीज़ में, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में। हमारा जो डीएनए होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में अगर कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको इनहेरिट किया जा सकता है, और उससे क्या होता है कि उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, सपोज़ दो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2। इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 में क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस सपोज़ हमारे को आइडेंटिफाई करने हैं कि किस जीन की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो हमें उस जीन को आइडेंटिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, हम उस रीजन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि इस रीजन में एक ऐसी जीन है जिसको हम टैग कर सकते हैं कि हाँ, ये वाली जीन है जिसकी वजह से हमारे को डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। और हम उन इंडिविजुअल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें वो डिफरेंसेस हैं। तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारे वेरिएशंस को डिटेक्ट करने में। जो हमारे वेरिएशंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट के जीनोम में। जो माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट के जीनोम सीक्वेंस मार्कर्स होते हैं वो मैटरनल या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं, जबकि जो न्यूक्लियर जीनोम मार्कर्स होते हैं वो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। हम दो टेक्निक से हम डीएनए मार्कर्स को जनरेट कर सकते हैं। वो हो गई हमारी सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इन दोनों टेक्निक्स को एक एक करके देखते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग एक टेक्निक है, एक माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसको एडविन सदर्न ने 1975 में डेवलप किया था। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमने आइसोलेट किया जो हमारा डीएनए था, फिर उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराया। उसको डाइजेशन से हमारे को क्या मिले, कुछ फ्रैगमेंट्स मिले, कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिले हमारे को, जिनको हमने उन फ्रैगमेंट्स को अलग अलग कर दिया बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हमने उन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पे हमारे को यहाँ पे कुछ स्मीयर्स मिले। अब इन स्मीयर्स को हम ट्रीट करते हैं विद एन एल्कली।
तो अभी जो स्मेयर्स थे ये क्या थे, हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने एल्कली से ट्रीट करके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया। फिर जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो आया, इसको हम एक नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं। नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं, वेट रखते हैं ताकि वो जो है हमारा नायलॉन मेम्ब्रेन पे हमारा सारा डीएनए ट्रांसफ़र हो जाए। फिर उसके बाद हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर दे सकते हैं उसको अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर फॉर 2 आवर्स, हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम उसे यूवी लाइट में एक्सपोज कर सकते हैं। तो इस टाइप की दो चीज़ें हम कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हम हमारा जो डीएनए है, जो हमारा फ्रैगमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से हमारे नायलॉन मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो हमारा डिज़ायरेबल जो हमारे को जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिज़ायरेबल जीन है हमारी, जो डिज़ायरेबल जीन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं प्रोब। तो प्रोब क्या होता है, जो डिज़ायरेबल जीन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अब वो क्या करेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये प्रोब जाके हमारी डिज़ायरेबल जीन से अटैच हो जाएगा। अब डिज़ायरेबल फ्रैगमेंट हमें पता चल जाएगा, अगर प्रोब हमारा अटैच हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पास वो डिज़ायरेबल फ्रैगमेंट है। तो अब हम उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि हम उस प्रोब को एक फ्लोरेसेंट डाई से ट्रीट करते हैं। अब वो फ्लोरेसेंट डाई जो है वो ऑटो रेडियोग्राफी से हमारे को दिखाई दे जाती है। तो हम उसको फ्लोरेसेंट डाई को में हम देख सकते हैं कि हमारे को ऑटो रेडियोग्राफी से पता चल जाएगा एक्सरे फिल्म पे कि वो डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट है या नहीं है। सो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। दूसरा हमारा जो प्रोसेस है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, पॉलीमरेज मतलब हमने एक एंजाइम का यूज़ किया है जो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का हम इसमें यूज़ करते हैं और ये एक चेन रिएक्शन है। तो हमारा इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है हमारा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का हमारा एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लीफाई कर रहे हैं। मतलब हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। राइट अब क्या हो रहा है, ये जो एम्प्लीफिकेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत हाई है। तो बहुत हाई एम्पलीट्यूड पे एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, किसकी हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। तो हम उसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। अब थर्मोस्टेबल होने की वजह भी है, वो हमें बाद में देखते हैं। तो हमारे को पीसीआर के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करना है, उसके लिए हमारे को ज़रूरत है, पहले तो हमारे को एक टेम्पलेट चाहिए होगा, डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, किसका, डीएनए का एक टेम्पलेट चाहिए सबसे पहले तो, या जो डीएनए स्ट्रैंड है वो चाहिए। राइट दूसरा हमारे को चाहिए डीएनटीपीज। तीसरा हमारे को चाहिए एंजाइम टैक पॉलीमरेज जो है डीएनए पॉलीमरेज। और हमारे को चाहिए मैग्नीशियम आयंस और फॉरवर्ड बैकवर्ड प्राइमर्स।
ये सारी चीज़ें हमारे को चाहिए एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं और इन स्ट्रैंड्स के बीच में है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसे करना है हमें ब्रेक। तो इसे ब्रेक करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कितना, अराउंड 94 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हाई टेम्परेचर देने के बाद क्या हुआ, हमारे जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो यहाँ हो गया हमारा डीनेचुरेशन। अब क्योंकि हमारे बैंड्स अलग हो गए, अब हमारे को क्या करना है, हमारे को ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्राइमर्स अटैच करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को करते हैं डिक्रीज़। पहले था वो 94, अब हो जाएगा अराउंड 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसे डिक्रीज़ कर देंगे। और फिर क्या होगा, हमारे जो ये स्ट्रैंड्स थे इन स्ट्रैंड्स में अटैच करेंगे हम फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर। हम 2 प्राइमर्स अटैच कर देंगे। अब हमने यहाँ पे प्राइमर्स अटैच कर दिए। अब प्राइमर्स के अटैच होने के लिए हमारे को क्या चाहिए था, थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए था, 57 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने प्राइमर्स को अटैच कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमर अनीलिंग, जिसमें हम स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को अटैच करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइमर अनीलिंग। तो प्राइमर हमने ऐड कर दिए। अब इसके बाद क्या है कि हम टेम्परेचर को फिर से बढ़ाएंगे। अब हमारा टेम्परेचर जाएगा, इंक्रीज होगा टू अराउंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्यों चाहिए, ये इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एक्टिवेट करना है, एक्टिवेशन करना है किसका, एक्टिवेशन करना है हमारे को डीएनए पॉलीमरेज का। अब ये डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करेंगे, तो डीएनए पॉलीमरेज जब एक्टिवेट होगा तो जो हमारे डीएनटीपीज हैं वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे डीएनटीपीज ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा न्यू स्ट्रैंड क्रिएट होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम अराउंड 30 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारे नए स्ट्रैंड्स बनते जाते हैं, राइट। तो इसी वजह से एक चेन रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब इन दोनों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कॉमन हम डीएनए मार्कर्स बनाते हैं। तो हमारे कॉमनली यूज डीएनए मार्कर्स कौन कौन से हैं, वो हो जाएंगे हमारा RFLP restriction fragment length polymorphism, sequence tagged sites, random amplified polymorphic DNA, sequence tagged microsatellite sites, amplified fragment length polymorphism, single nucleotide polymorphism। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले है हमारा रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे जैसे इसका नाम बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ कर लिया। फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जो फ्रैगमेंट की लेंथ है उसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब उसमें जो चेंज होगा, जिस चेंज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उससे हम डिफरेंसेस, उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएशंस इन होमोलोगस डीएनए सीक्वेंसेस। तो हम क्या कर रहे हैं, होमोलोगस डीएनए सीक्वेंसेस में वेरिएशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये हमारा पहला मॉलिकुलर मार्कर था जो 1980 में डेवलप हुआ। सेम प्रोसीजर है, इसमें हम सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको डाइजेस्ट कराएंगे,
फिर हम सेपरेट करेंगे फ्रैगमेंट्स को, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे, उसको हम मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसे यूवी लाइट देंगे, फिर प्रोब की हेल्प से हम डिटेक्ट करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी में कि हमारा डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है। अब जो हमारा बैंड्स की पोजीशन होगी, उन बैंड्स की पोजीशन में जो वेरिएशन होगा उससे हम चेक करेंगे कि साइज़ में कितना वेरिएशन हो रहा है जो फ्रैगमेंट्स हाइब्रिडाइज होके आए हैं। तो उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म या डिफरेंसेस कितने हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये कोडोमिनेंट मार्कर है। कोडोमिनेंट मार्कर का मतलब क्या होता है कि वो डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील दोनों को आइडेंटिफाई करेगा। लाइक हो सकता है कि जो डोमिनेंट मार्कर्स होते हैं वो केवल डोमिनेंट अलील को आइडेंटिफाई करते हैं। रिसेसिव अलील अगर प्रेजेंट है, सपोज कोई हेट्रोजाइगस कोई कंडीशन है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये इसमें जो डोमिनेंट मार्कर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एक रिसेसिव अलील भी प्रेजेंट है, जबकि जो को डोमिनेंट मार्कर्स होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे को पता चल जाता है, सपोज़ कि एक डोमिनेंट अलील किसी एक पेरेंट से आई है और रिसेसिव अलील दूसरे पेरेंट से आई है, तो हमारे को दोनों पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए को डोमिनेंट मार्कर्स हमारा हेल्प करेंगे। जबकि अगर डोमिनेंट मार्कर है तो वो केवल डोमिनेंट वाले को ही आइडेंटिफाई करेगा, तो हमारे को दूसरा पेरेंट आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा केवल और केवल एक ही टाइप के आइडेंटिफाई हो पाएगा। तो को डोमिनेंट मार्कर की हेल्प से हम दोनों टाइप के पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम को डोमिनेंट मार्कर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हम हेट्रोजाइगस कंडीशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। छोटे होते हैं ये प्रोब्स इसके जनरली 500 to 3000 बेस पे। इसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है यहाँ पे, तो टाइम और लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए, ऑटोमेशन इसका लो है और इसमें डीएनए की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ होता है, तो इस वजह से ये सारे कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंस टैग्ड साइट्स। अब सीक्वेंस टैग साइट्स क्या होता है? सीक्वेंस टैग साइट्स, इनको हम स्टैंडर्ड पीसीआर से डेवलप करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कुछ साइट्स होती हैं ऐसे जो कुछ 200 to 500 बेस पर छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको पीसीआर डिटेक्ट करता है। इसके जो हमारा प्राइमर्स हैं, प्राइमर्स को हमारा जो cDNA है उसके सीक्वेंस के बेसिस पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं, और cDNA को हम mRNA से बनाते हैं, क्योंकि mRNA से अगर हम DNA बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा, रिवर्स का ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ हो जाएगा। तो जहाँ पे ये हमारे STS प्रेजेंट होते हैं उन साइट्स को हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड टैग साइट्स। फिर हमने देख लिया कि हमारे STS कहाँ प्रेजेंट है, तो हमने उस STS रीजन को क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, और हम मैप भी जनरेट कर सकते हैं उन STS साइट्स को आइडेंटिफाई करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, STS मैपिंग। तो ये भी एक कोडोमिनेंट मार्कर है जिसमें कि हम अलीलिक वेरिएशंस अगर होंगी उनको देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या हो गया कि हमारा, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वही सेम कि टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगा, क्योंकि हमारे को सूटेबल प्राइमर्स हमारे को चेक करना पड़ेगा कहाँ पे STS है, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइमर डिज़ाइन करेंगे, तो इसमें टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। और तो और जो हमारे फ्रैगमेंट्स आते हैं, जो एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट्स हैं, उनकी लेंथ में वेरिएशन हमारे को नहीं मिलता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना पड़ता है उन फ्रैगमेंट्स का, तो उससे हमारे को मिलता है CAPS, क्लीव्ड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंसेस। इनका जो हमारा बेनिफिट है वो ये है कि बहुत ही रोबस्ट है
और डायरेक्टली जो हमारे को एक्सप्रेस्ड कंपोनेंट चाहिए होता है जीनोम का, उसके साथ ये डील करते हैं। तो सीक्वेंस टैग साइट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। अब इसमें जैसे कि इसका नाम बोल रहा है रैंडम, रैंडम का मतलब है कि इसमें रैंडम पॉलीमर्स यूज़ होते हैं, रैंडम प्राइमर्स यूज़ होते हैं। तो रैंडम प्राइमर्स का यूज़ होता है तो उससे क्या होता है कि किसी प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती कि हमें पता हो कि हमारे जो सीक्वेंस हमें चाहिए जीनोम का उसकी हमें नॉलेज हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि रैंडम प्राइमर्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं और पॉलीमॉर्फिक डीएनए, तो पॉलीमॉर्फिज्म हम चेक कर रहे हैं। अब क्योंकि इसमें डोमिनेंट मार्कर यूज़ होता है तो केवल क्या बोलते हैं, ये डोमिनेंट करेगा, तो एलीलिक वेरिएशंस अगर होंगे तो उसे नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। लेस डिमांडिंग है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और रिप्रोड्यूसिबल भी नहीं होता क्योंकि इसका अनीलिंग टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीक्वेंस टैग्ड माइक्रोसैटेलाइट साइट्स, STMS। ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टैंडम रिपीट्स होते हैं, छोटे छोटे रेपिटेटिव डीएनए के सीक्वेंस हैं जो 6 से 10 पेयर लेंथ में, बहुत ही छोटे हैं। इनको ज़्यादातर काफ़ी सारे जीनोम्स में आइडेंटिफाई किया गया, जैसे कि राइस में, वीट में, बार्ले में, मस्टर्ड में, चिकपी में, सोयाबीन में, इन सब में हमने सीक्वेंस टैग्ड माइक्रोसैटेलाइट साइट्स को आइडेंटिफाई किया है। अब इसमें जो वेरिएशन है वो किस में आता है, नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स में। जो छोटे छोटे रिपीट यूनिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे ये रिपीट यूनिट्स हमारे को, सपोज़ ये हमारा लेंथ ऑफ डीएनए है, यहाँ पे हमारे को कहाँ कहाँ पे हमारे को वो छोटे छोटे STMS हमारे को मिल रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि हमारा वेरिएशन कहाँ कहाँ है। अब ये होता क्यों है, ये छोटे छोटे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है रेप्लिकेशन स्लिपेज। तो इस वजह से क्या होता है कि इन जो हमारे STMS हैं इनमें म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन के टाइम पे स्लिपेज हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर अनइक्वल होता है, राइट। तो उसकी वजह से हमारे म्यूटेशंस हो जाते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि ये बहुत ही रैपिड और एक्यूरेट लोकेशन को, पॉलीमॉर्फिक लोकाई जो भी है उसकी एक्यूरेट हमारे को लोकेशन बताते हैं, और ये हाईली रिप्रोड्यूसिबल भी है। तो हमारे को जो भी जीनोम का रीजन हमारे को चाहिए तो उसको हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फिर हम एलीलिक वेरिएशंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कोडोमिनेंट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक और, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या हुआ, इसमें हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो है हमारे अडाप्टर्स। क्या किया हमने डीएनए को आइसोलेट किया, उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया, फिर जब हमारे डीएनए सेगमेंट्स हमारे सेपरेट हो गए फ्रैगमेंट्स, तो उन फ्रैगमेंट्स में हमने अटैच कर दिए अडाप्टर्स। फिर क्या किया, फिर वही सेम एम्प्लीफिकेशन किया और बहुत सारी कॉपीज़ बनाई, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ट्रांसफ़र किया मेम्ब्रेन में, ऑटोरेडियोग्राफी से पैटर्न को एनालाइज किया। क्योंकि ये हमारा डोमिनेंट मार्कर है तो ये हमारा एलीलिक वेरिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसका एडवांटेज ये है कि ये छोटे बैंड्स होते हैं, इसके 50 to 100 बैंड्स हैं बस, इसलिए इसे इजी है एनालाइज करना एज़ कम्पेयर टू RFLP या RAPD जो बड़ा बड़ा होता है। तो और क्योंकि ये हमारा रैंडम है, इसमें हम अडाप्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमारे को प्रायरली हमारे को कोई ज़रूरत नहीं होती जीनोमिक डीएनए की इन्फॉर्मेशन की। सो ये एडवांटेज भी है कि हाँ, हम छोटे छोटे लैब्स जो हैं AFLP को यूज़ कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से भी होता है, कभी कभी कोई चेंजेस आ जाते हैं, तो इसे हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड को हम एक टाइप का पॉइंट म्यूटेशन समझ सकते हैं। कि पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है, वो भी ऐसे ही होता है कि सिंगल सीक्वेंस में अगर कोई चेंज हुआ तो उसकी वजह से पूरा का पूरा होता क्या है कि अगर कोई कोडॉन में चेंज है तो उसकी वजह से जो प्रोटीन
का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और फिर उससे उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो टोटली हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोटीन के बने हैं, राइट, तो जैसे अगर एक भी बेस पेयर में चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एकदम से हमारा जो भी क्योंकि वो जिसकी कोडिंग, जिस तरह से उसकी कोडिंग होगी वो चेंज हो जाएगी, तो पूरी तरह से हमारा उसका फंक्शन स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो पॉइंट म्यूटेशन टाइप का हो जाएगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसकी वजह से आ रही है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी एक कोडोमिनेंट मार्कर है। अभी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हमने SNPs को रिपोर्ट किया है। इनको देखा गया है कि जैसे बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में है ये SNPs, लाइक मेज़ में बहुत है, लाइक हर 48 बेस पेयर के बाद हमारे को SNP मिल जाता है, हर 48 बेस पेयर में एक SNP है। राइस में इसका नंबर थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू मेज़, पर फिर भी ये काफ़ी मिल जाते हैं। तो हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद चेक कर सकते हैं कि हमारा चेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं। अब ये जो SNPs हैं, इनका जो होता है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि DNA को हर लोकस पे सीक्वेंस करना पड़ता है और हर एक के लिए सूटेबल PCR प्राइमर्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि हम उसको एम्पलीफाई कर सकें, राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा इसका कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हाई हो जाता है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इन मॉलिक्यूलर मार्कर्स का एप्लीकेशन क्या है प्लांट ब्रीडिंग में। तो देखते हैं। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।